गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसलेशन एंड टेंस टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन करना एक आर्ट है। एक भाषा के वाक्य को दूसरे भाषा में बदलना ट्रांसलेशन कहलाता है। अधिकांश हिंदी भाषी छात्रों को हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत कठिन कार्य प्रतीत होता है। अंग्रेजी भाषा एक विदेशी भाषा है। रटकर किसी भी भाषा को सीखा नहीं जा सकता है। आइए हम आपको हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के सरल तरीकों से अवगत कराते हैं। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सेंटेंस में प्रयुक्त विभिन्न भाग, जैसे आपका सब्जेक्ट हुआ, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन की पहचान कैसे की जाए। इन भागों को समझकर अंग्रेजी बनाकर इन्हें सुव्यवस्थित ढंग से कैसे लिखा जाता है, इसको हमें सीखना होगा। तो ट्रांसलेशन करने से पहले किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, किसकी पहचान हमको आनी चाहिए, उसको समझने के लिए ये हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश को एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के रूप में समझते हैं, आज मैं आपको इसको बहुत ही एंजॉय के साथ इजी तरीके से समझाऊंगा। और ये ट्रांसलेशन आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप छोटे छोटे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। तो इसी प्रकार प्रैक्टिस के द्वारा आप उसको अंग्रेजी में बोलना भी सीख जाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसलेशन एंड टेंस टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक लेवल से ट्रांसलेशन कैसे हम लोग बनाते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ट्रांसलेशन का यूज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में करते हैं और एलटी में भी आपका ट्रांसलेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए ट्रांसलेशन को सीखना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि बिना ट्रांसलेशन के नॉलेज के आप इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमको एक जो रूल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है उसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमको वर्ब की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और जो हमारा ऑर्डर होता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, देन वर्ब का यूज़ करना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होता है। अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कैसे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट का जो हिंदी अर्थ होता है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, और सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी हमारा किसी भी कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है वाक्य में, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, पहचानने के लिए क्या होता है कि वाक्य की क्रिया में अगर हम कौन या किसने लगाकर जब प्रश्न करते हैं और उसका जो उत्तर हमको मिलता है तो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं, राम किताब पढ़ता है। तो इस वाक्य में अगर हमको ये पता करना हो कि सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे आसान तरीका है कि इसमें हम लोग कौन लगा के प्रश्न करें। जैसे हमने कहा किताब कौन पढ़ता है, तो उत्तर में आपको मिला किताब राम पढ़ता है, तो ये राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन ने मुझे पेन दिया। अब इसको हम क्वेश्चन लगा के पूछते हैं किसने से, मुझे पेन किसने दिया, तो उत्तर में मिला मोहन ने मुझे पेन दिया, तो ये हमारा मोहन वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा टॉपिक है वर्ब। वर्ब सेंटेंस में कैसे हम वर्ब को पहचानते हैं, तो पहले समझ लेते हैं वर्ब होता क्या है। तो देखिए, वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया। इसका मतलब होता है द एक्शन बीइंग परफॉर्म, यानी वाक्य में जो भी हमारा कार्य किया जाता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं।
अब वर्ब को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमारा हिंदी वाक्य होगा उसके लास्ट में है, हूँ, है आएगा, तो उससे पहले जो भी हमारा शब्द होगा वो हमारा वर्ब कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये राम किताब पढ़ता है, तो इसमें आप देखिए कि लास्ट टर्म आपका है लिखा हुआ है, इस है के पहले आपका ये वर्ड आया है पढ़ता, तो यही जो पढ़ता वर्ड है ये आपका वर्ब है। तो इस वर्ब को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारा जो वर्ब होता है उसके फॉर्म्स की बात हम लोग कर ले। इसकी 2 फॉर्म्स होती है, एक होता है हमारा रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है हमारा इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो देखिए रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिसका पास्ट टेंस बनाने के लिए हम उनके फर्स्ट फॉर्म में मूल रूप में डी, ईडी या टी लगा करके जोड़ते हैं तो उनका पास्ट टेंस बन जाता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे हमारा है वर्ड टॉक। अब इस टॉक का हमको अगर पास्ट टेंस बनाना है तो हम इसमें ईडी जोड़ करके बनाएंगे टॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी इसकी टॉक्ड हो जाएगी। अब हम लोग लेते हैं डील, इसमें फंड देखिए, इसका अगर हमें पास्ट टेंस बनाना है तो इसका हो जाएगा डेल्ट, इसमें टी जोड़ेंगे और इसका थर्ड फॉर्म भी हमारा डेल्ट हो जाएगा। अब ईडी वाला कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया लिव, तो देखिए टाग में तो हमने ईडी जोड़ लिया, यहाँ पे डील में टी जोड़ के बनाया हमने। अब डी वाला एग्जांपल हमको चाहिए, तो देखिए लिव है, तो लिव का अगर हमको पास्ट टेंस बनाना है तो हम केवल डी जोड़ के बनाएंगे लिव्ड और थर्ड फॉर्म भी इसकी लिव्ड हो जाएगी। तो ऐसा जो हमारा फॉर्म चलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर वर्ब क्या होता है? इरेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसका पास्ट टेंस बनाने के लिए हमको डी या ईडी या टी नहीं जोड़ना पड़ता है, बल्कि उसका एक अलग फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल में हम समझ लें इरेगुलर वर्ब का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए गो है आपका, गो। अब इस गो का अगर हमें पास्ट टेंस बनाना है तो ना तो हम इसमें डी जोड़ सकते हैं, ना तो ईडी जोड़ सकते हैं, ना तो टी जोड़ सकते हैं। इसमें हम बनाएंगे कैसे? तो गो का देखिए होता है वेंट, सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी गॉन। और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने जैसे लिखा कम लिख लेते हैं कम, तो कम का देखिए होता है केम और थर्ड फॉर्म भी होता है कम। तो इस टाइप की जो भी हमारी वर्ब्स होगी वो हमारी इरेगुलर वर्ब कहलाएगी। फ्रेंड्स, अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, इसको हम सीखेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो हिंदी होता है उसका मतलब होता है कर्म, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी कि जो हमारा काम हो रहा है उस काम को जो रिसीव करने वाला कोई भी व्यक्ति या वस्तु होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। इन अ सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव अ एक्शन ऑफ वर्ब, यानी सेंटेंस में हमारा वह नाउन या प्रोनाउन जो हमारे वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे उसको हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया राम ने मुझे किताब दिया। अब हमको ऑब्जेक्ट इसमें पहचानना है, तो देखिए पहचानने के लिए क्या है कि अगर हम सेंटेंस में क्या या किसको लगाकर जब प्रश्न करते हैं और उसका जो आंसर हमको मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमको क्या लगाकर प्रश्न पूछने पे जो उत्तर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस में है लिखा है राम ने मुझे किताब दिया। आप क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि राम ने मुझे क्या दिया, तो उत्तर में मिला कि राम ने मुझे किताब दिया यानी बुक दिया। तो ये जो किताब है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं। इसी सेंटेंस को अगर हम पूछे कि राम ने किताब किसको दिया, तो उत्तर में मिला कि मुझको दिया, तो ये जो मी है किसको लगाने पे जो मुझे मी मिला है, तो ये मी जो आपका है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने अपने वीडियो में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम सेंटेंस में इसको पहचानते हैं, ये हमने सीख लिया। अब इसके बाद हमको ट्रांसलेशन बनाने के लिए दूसरा जो हमको चीज चाहिए होता है, ज्ञान होना चाहिए, टेंस का होना चाहिए। तो अब टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।